यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 2428 में साफ कह दिया है कि इजराइल को यह युद्ध रोकना पड़ेगा। सीज फायर की बात की है, लेकिन जो बहस छिड़ी है और जो मैं आप लोगों के सामने जो कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं वो ये हैं कि इज इट लीगली बाइंडिंग, क्या सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग है। उसके पहले देखिए हम आपको राउंड अप बता दें। जब कल सिक्योरिटी काउंसिल का निर्णय आया उसके बाद अचानक एक जन आंदोलनों का दौर शुरू हो गया। जॉर्डन में जनता सड़क पे आ गई, लाखों की संख्या में पहली बार, और इजरायली एम्बेसी को उसने स्टॉर्म करने की कोशिश की। वहां की सरकार के साथ झड़पें हुई जिसके अविश्वसनीय वीडियो हैं। इस तरह की लड़ाई जॉर्डन में कभी नहीं हुई। उसके बाद वेस्ट बैंक में जनता सड़क पे आ गई, तुलकरेम में, जेनिन में, अल खलील में, नाबलस में, ट्यूबस में, सब जगह जनता सड़क पे आ गई। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को उन्होंने अपशब्द कहे और कहा कि ये इजराइल का एक तरह से पिट्ठू है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो महिलाओं के साथ रेप हुआ है, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा पहली बार जो सामने आया है कि इजरायली सोल्जर्स ने अल शिफा कॉम्प्लेक्स में रेप किया है। जॉर्डन में भी जो एक सवाल उठा था, जो महिलाएं सड़क पे आईं, वो रेप का एक बड़ा इशू था, और उन्होंने कहा था कि ये अरबी लोगों का जो अरब पीपल है उनका उनको ह्यूमिलेट करने के लिए किया गया। और ये बात सच भी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका मिलके ये ह्यूमिलेशन अरब्स का करते रहे हैं। और इसके पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटिश, उन्होंने ही शुरू किया सब कुछ। जो बैल्फोर डिक्लेरेशन आया और यहाँ पर जूश होमलैंड बनाने की बात जो पैलेस्टाइन में आई, ये तो सबसे बड़े ब्रिटिश नहीं। तो ब्रिटिश और जो यूएस और इजराइल, ये अरब्स को ह्यूमिलेट इनका करना एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है। और लेकिन जो उसका रिएक्शन आया, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ने जो एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद जनता ने एक तरह से बहुत जगह अपने हाथ में चीजें ले ली। और आईईडी ब्लास्ट जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उन ब्लास्ट से कई जगह आईडीएफ पे हमले हुए। गाजा में तो ये हुआ कि अल शिफा के आसपास आईडीएफ के लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। उनमें से किसी के पास खबर आई, देखिए बिल्कुल वही ग्रास रूट रिपोर्टिंग है ये, उनमें से किसी के पास खबर आई कि इस तरह का रेजोल्यूशन पास हुआ है और शायद जंग बंद हो जाए, तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। और हमास, और वो जैसे होता है ना, दो जब साइड आमने सामने होती हैं तो वो मेगाफोन से या किससे बात भी करती हैं, तो उन लोगों ने कहा इस बात को। तो हमास ने कहा कि अभी सीज फायर इजराइल ने माना नहीं है, तो हमसे रहम की उम्मीद मत रखना। ये बात देखिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जब हमास का ये कहना है कि हमसे रहम की उम्मीद मत रखना, और वो इस चीज को पूरा एक उसकी टोटलिटी में ले रहे हैं। क्योंकि हमास का जो रिएक्शन आया और जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के अनफैक्शंस का रेजिस्टेंस आया, उसमें उन्होंने साफ किया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का हम स्वागत करते हैं और सीज फायर हम करने को तैयार है अपनी तरफ से। रेजोल्यूशन में यह भी लिखा है कि द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो आस्क्स फॉर द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ होस्टेजेस। उसमें यह नहीं लिखा है कि इजरायली होस्टेजेस को रिलीज करो केवल, उसमें और होस्टेजेस। तो उसको हमास ने इंटरप्रेट किया कि भाई इजराइल और हमारे बीच होस्टेजेस के एक्सचेंज के लिए, कि जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स वहां पर हैं और जो होस्टेजेस हमारे पास हैं, इनको एक्सचेंज करने के लिए जो बातचीत अब शुरू होनी चाहिए, जब सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमास का देखिए ये पॉजिटिव रिएक्शन आया, बिल्कुल उसने कहा कि हम पीस के पक्ष में हैं। दूसरी तरफ इजराइल का जो रिएक्शन है, नेतन्याहू जैसे एकदम एक कोई बच्चा है जिससे उसका खिलौना ले लिया गया हो, उस तरीके से बिहेव कर रहा था, एकदम जैसे मम्मी मम्मी हमारा ही ले लिया। मतलब उसने कहा हम अमेरिका के पास डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, हम अमेरिका को डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, हम अमेरिका ने एब्सटेन क्यों किया। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स में रशिया, चाइना, यूके, यूएस और फ्रांस, ये उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल में रोटेट होते रहते हैं। इस समय जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें जापान के पास प्रेसिडेंटशिप है, कुछ साल पहले इंडिया के पास भी प्रेसिडेंटशिप थी। और जो बाकी देश हैं उसमें मोजाम्बिक, अल्जीरिया, और जो ये प्रस्ताव आया जो 2428 रेजोल्यूशन, जो सीज फायर का, गाजा सीज फायर का रेजोल्यूशन है, इसको अल्जीरिया लाया। अल्जीरिया जो कि इस समय जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक है, और मोजाम्बिक ने
एक तरह से उसको एक स्पॉन्सर किया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो रेजोल्यूशन आया है उसके बाद जो सवाल उठे हैं, देखिए वो ये सवाल हैं कि ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। अब लीगली बाइंडिंग है कि नहीं ये चीज़ कैसे तय होती, क्योंकि देखिए जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दें आपको कि जो 10 नॉन परमानेंट 5 परमानेंट मतलब 15 वोट हुए, 15 वोट में से अमेरिका एब्सटेन कर गया और 14-0 से पास हुआ। मतलब यूके और फ्रांस जो थे, जो कि नेटो के साथ हैं और जो अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ भी एक तरह से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया, मतलब इजराइल के खिलाफ वोट किया, रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। 14-0 से ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, आप सोच लीजिए। तो सारे लोगों ने, मतलब जापान, साउथ कोरिया, सब ने पीस के लिए ये जबकि पीस क्या मतलब सीधे सीधे इजराइल, क्योंकि बात समझिए यहां जो लड़ाई जंग अभी जो चल रही है वो एक अजीब सी देखिए सिचुएशन है। उस जंग में इजराइल एग्रेसर है, क्योंकि किसी भी जंग में जब भी कोई लीगल सवाल यूएनओ के सामने आता है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने आता है तो ये होता है कि एग्रेसर कौन है, तो सीज फायर तो उसी के खिलाफ होगा ना जो एग्रेसर है। एग्रेसर इजराइल है। अब इजराइल कह रहा है एग्रेसर हम नहीं, एग्रेसर हमास है, क्योंकि उसने 7 अक्टूबर को हमला किया था। लेकिन दुनिया ने यह बात नहीं मानी। हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया, वो हमला ऐसा नहीं था कि वो हमला करके उसने किसी चीज को कब्जा किया और वहीं बना हुआ है और जंग चल रही है। हमास ने हमला किया, उसके बाद पीछे हट गया, सारी पोजीशंस अपनी छोड़ दी, पीछे हट गया। उसके बाद इजराइल ने गाजा पे हमला किया। अब वो अलग बात है, दीगर बात है कि हमास की ये रणनीति थी कि वो हमला करे, इजराइल को बुलाए और इजराइल को गाजा की तंग सड़कों और गलियों में फंसा दे, चाहे जो भी सैक्रिफाइस देना पड़े, इस बार कोई निर्णायक लड़ाई हो जाए। तो ये चीज अलग है। लेकिन इसने क्या किया है कि इजराइल को एग्रेसर बना दिया। इजराइल इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम कैसे एग्रेसर हैं, हमास ने हम पे अटैक किया, लेकिन टेक्निकली तो इजराइल एग्रेसर हुआ ना। तो ये जो देखिए बड़ी एक माइन्यूट बातें हैं जो इंटरनेशनल लॉ में निकाली जाती हैं और जो लड़ाके ही समझ सकते हैं। कोई बुद्धिजीवी जो देखिए उनके बस की बात नहीं है कि इतने सूक्ष्म चीजों को वो समझ सके। जो लड़ाके हैं, जैसे हम लोग एक रेजिस्टेंस फाइटर्स, हम लोग इंडिया में, हम लोग एक रेजिस्टेंस की लड़ाई इंडिया में लड़ते हैं अपनी तरह से भारत की परिस्थितियों में। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस फाइटर्स ने जो सोचा था, देखिए वैसी चीजें कैसे जा रही है। अब 15 मेंबर हैं, 14-0 से वोट हुआ। उसके बाद जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं मैथ्यू, और जो यूएस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रीनबर्ग, मैथ्यू मिलर और ग्रीनबर्ग, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद खुद एब्सटेन किया। उसके बाद कहा कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। फिर जिन 14 लोगों ने वोट किया रेजोल्यूशन के लिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें साउथ कोरिया के भी रिप्रेजेंटेटिव ने जानना चाहा कि ये कैसे लीगली बाइंडिंग है। अब लीगल बाइंडिंग देखिए यहीं पर बात आ जाती है। उसमें जो लोग कह रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसका जो आर्टिकल 25 है, वो सिक्योरिटी काउंसिल को ऑथोराइज करता है कि वो डिसीजंस ले सकता है और जो डिसीजंस सारे मेंबर स्टेट्स पे इन्फोर्स्ड होंगे, जो 194 मेंबर स्टेट्स, जिसमें इजराइल भी है, अमेरिका भी है, सब लोग हैं। तो अब सवाल यह है कि आर्टिकल 25 ये कहता है। फिर पैरा 7 एक है, पैरा 7 जो है वो एनफोर्समेंट से संबंधित है कि पैरा 7 तब इन्वोक होता है जब कुछ इन्फोर्स करना हो, पीस कीपिंग फोर्स बनानी हो या कोई इंटरनेशनल फोर्स बनानी हो। अब उसमें क्योंकि पैरा 7 मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 25 के तहत ही सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये ऑथराइजेशन है कि वो डिमांड कर सके अपने मेंबर स्टेट से कि वो कंप्लाई करे। तो उसमें बात यहीं पर फंसती है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जब इस चीज को कहा। अच्छा, उसमें एक चीज और है, साउथ कोरिया ने ये भी पूछा कि जो डिसाइड शब्द नहीं यूज किया सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड्स दैट अ सीज फायर विल बी इंप्लीमेंटेड, उसमें डिमांड किया है। उसमें जो वर्ड यूज है डिमांड है और एम्फेसाइजेस कि सीज फायर इज डिमांडेड, और एम्फेसाइज किया है कि ह्यूमैनिटेरियन एड और वो सारी चीजें। तो ये देखिए 1970 में जब साउथ अफ्रीका, उस समय जब श्वेतों का राज था, अपार्थाइड था, तो नमीबिया पे उसने कब्जा किया था और उसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के कब्जे के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दिया था। और उस समय उसने इंटरप्रेट किया था, उसने कहा था कि ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड शब्द ही यूज करे।
वो कोई भी शब्द यूज कर सकता है अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो आर्टिकल 25 है वो ऑथराइज करता है सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो इस तरीके की लीगली बाइंडिंग जो हैं रेजोल्यूशन वो दे सकता है। उसमें भाषा की कोई बात नहीं है। तो इसमें अगर डिसाइड की बजाय डिमांड अगर है तो वो कहीं भी इसके आड़े नहीं आता है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये लीगली बाइंडिंग है और बिल्कुल क्लियर है। ये इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि सीज फायर खत्म हो, होस्टेजेस जो हैं वो छोड़े जाएं। और उसमें फिर से आपको याद दिला दें, ये नहीं लिखा है उसमें कि हमास होस्टेजेस छोड़े, उसमें लिखा है होस्टेजेस छोड़े जाएं। और तो वो छोड़ दिया गया है कि भाई जो ऑब्वियसली इजराइल और हमास हैं तो दोनों तरफ के होस्टेजेस छोड़े जाए। ये बात देखिए क्लियर हो गई। और इस बात को फिर से वही नामीबिया वाले एक दूसरे इंटरप्रिटेशन में सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को साफ किया था कि कोई भी जब भी कोई सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आए तो वो मेंबर स्टेट्स पे बाइंडिंग ही नहीं है, बल्कि जो एनफोर्स करने की बात है, जो एनफोर्स करने का जो पैरा 7 है, पैरा 7 उस रेजोल्यूशन को में कोट होने की जरूरत नहीं है। ये साफ किया था उन्होंने और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। तो देखिए अब जो बात सारी आ जाती है कि नंबर 1 ये रेजोल्यूशन लीगली बाइंडिंग है। अब जो उसके बाद बात आती है क्या इजराइल मानेगा। लोग इस तरह से सवाल करते हैं क्या इजराइल मानेगा। हमास ने तो मान लिया, लेकिन क्या इजराइल मानेगा। इजराइल ने अभी तक इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। नेतन्याहू ने अपना गुस्सा अमेरिका के ऊपर जाहिर किया, लेकिन ये नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। ये इजराइल कह ही नहीं सकता, मेंबर स्टेट है वो। क्योंकि अगर ये इजराइल कहते कि हम नहीं मानेंगे तो नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो आएगा वो ये आएगा कि इजराइल एक्सपेल किया जाता है यूएनओ से। और उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद एक मतलब एक पीस कीपिंग फोर्स बन सकती है, इंटरनेशनल फोर्स बन सकती है, बहुत सारे उसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं। एक दूसरा रेजोल्यूशन आएगा अगर इजराइल ने मना किया। अगर इजराइल ने मना नहीं किया और फिर भी जंग जारी रखी तब, क्योंकि ये सिनेरियो भी पॉसिबल है कि मना नहीं करे और फिर भी जंग जारी रखे, तब क्या होगा। उसके लिए भी वही बात है कि एक और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आना पड़ेगा जिसमें यह बात होगी कि हमास ने इस बात को माना, इजराइल ने नहीं मतलब ना नहीं कहा, लेकिन उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। सीज फायर को वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाए। तो इसमें देखिए अगर दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आ गया तो उसमें सीधी बात है कि केवल 2 ही चीजें हैं, सैंक्शंस या फिर कोई पीस कीपिंग फोर्स बने और बलपूर्वक वहां घुस के वो इजराइल को रोके। इसके अलावा और कोई तीसरा उसमें वो नहीं है। और ये देखिए लोगों का जो स्केप्टिसिज्म है वो ये है कि भाई ये इस समय अच्छा स्केप्टिसिज्म सही है भाई, इस समय जो पूरा माहौल है और जिस तरीके से अमेरिका दादागिरी कर रहा है और बिहाइंड द सीन अपना गेम कर रहा है, तो वो उसमें लोगों को लग सकता है कि नहीं अरे ये कैसे होगा, कैसे इसको दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन है उसमें क्या होगा। उसको अगर अमेरिका वीटो कर दे तो अमेरिका वीटो नहीं कर सकता। एब्सटेन वो इससे किया है, वो दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को वीटो नहीं करता। अगर उसने वीटो किया तो फिर एक बहुत बड़ी डिफीट अमेरिका और इजराइल कैंप की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो जाएगी। अब देखिए आने वाले दिनों में होना क्या है। आने वाले दिनों में सीधी बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल को इस चीज को इन्फोर्स करना है। और ये देखिए सबसे पहले वो वेट करेंगे इजराइल इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि रमजान के अंत तक उन्होंने इस बात को साफ किया है कि उसको करीब 2 हफ्ते के लिए रमजान के अंत तक सीज फायर कम से कम रुकना चाहिए। इजराइल ने अगर इसको भी नहीं माना, क्योंकि रमजान तो चल रहा है और उसका तो अब बस 2 ही हफ्ते बचे हैं एक्चुअली। तो अगर आज कल में इजराइल ने सीज फायर नहीं माना तो उसके बाद तुरंत दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल एक मीटिंग होगी सिक्योरिटी काउंसिल की जिसमें यह डिस्कस किया जाएगा कि भाई इजराइल नहीं मान रहा है, अब इसके लिए आगे हम क्या करें। ये बहुत बड़ा देखिए एक तलवार इजराइल के ऊपर लटक गई है। जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जीत हुई है वो एक अलग सवाल है। और उसमें आपको बता दें कि उसमें जीत ये भी है कि उसमें कहीं भी हमास के 7 अक्टूबर के हमले को कहीं कंडेम नहीं किया गया सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ये रशिया ने इस पूरे रेजोल्यूशन को तैयार किया था और मतलब एक तरह से उसको छत्रछाया रशिया की थी, अल्जीरिया ने उसको प्रेजेंट किया। इसके लैंग्वेज में हमास को कंडेम नहीं किया गया। 7 अक्टूबर के हमलों को आतंकवादी हमला नहीं कहा गया है। एकदम साफ है ये बात। ये भी नाराजगी इजराइल की है।
अब कोई नया सिक्योरिटी काउंसिल ये रेजोल्यूशन जो रीडिफाइन करे चीजों को, नए सिरे से लाए, ये असंभव है, ये नहीं आ सकता। तो इसलिए देखिए, जो पूरी बात है, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण बात है और लीगल बातें हैं सारी, कि ये लीगली बाइंडिंग है। दूसरा बात, इसमें सैंक्शंस लगना तय है इजराइल के ऊपर, और अगर इजराइल ने बिल्कुल माना नहीं और वो इसी तरीके से वो उसने जंग जारी रखी, तो लीगली जो मतलब सैंक्शंस लगना लाजिम है। और उसके बाद जो है वो ये होगा कि इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स वो बन के वो भी जाए। अब बिल्कुल ही इजराइल यूएन के स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दे, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे, तब फिर एक दूसरी क्राइसिस आ जाएगी, क्योंकि रशिया और चाइना और तमाम जो देश हैं, और आप देखिए कि यूके और फ्रांस ने भी इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। तो इसलिए यूके और फ्रांस, तो अमेरिका और इजराइल इस तरह से अकेले रह जाएं और बिल्कुल उनके खिलाफ सारे देश हो जाएं, ये स्थिति अमेरिका आने नहीं देगा। और इसको वो यूज करेगा एक एज अ प्रेशर टैक्टिक्स नेतन्याहू के ऊपर। अमेरिका और इजराइल में वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका इजराइल का दुश्मन हो गया है, दोनों एलाइज हैं। अमेरिका लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स बनाएगा, कि इसीलिए वो एब्सटेन किया कि देखो हम कह रहे थे कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, तुमने वो नहीं किया। राफा में तुम हमले की धमकी दे रहे थे, हम भी चाह रहे हैं कि हमास खत्म हो और इजराइल वहां पर एक इजराइल का जो ग्रिप है मजबूत हो, लेकिन इस तरह से नहीं, तरीके में एक वो जो डिफरेंस है। तो इसलिए उसने तो अमेरिका ने उसको इस तरह से वीटो का इस्तेमाल किया, उसने मतलब वो एब्सटेन किया। अब इसको वो प्रेशर टैक्टिक के रूप में यूज करेगा, तो ये चीज चलेगी। लेकिन ये चीज चलने में जहां एक अमेरिका भी एक बहुत थिन लाइन पे चल रहा है, वो ये है कि जो मतलब रमजान तो अब एकदम मतलब 10 अप्रैल 11 अप्रैल कभी भी तो रमजान खत्म हो जाएगा। तो अगर इस बीच में आपने नहीं किया तो फिर आप कब करेंगे? और इतनी जल्दी सब कुछ हो के और सब कुछ हो जाए और होस्टेज एक्सचेंज भी हो जाए, इस तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए अगर अभी इजराइल जंग रोकता है तो उसको रमजान के बाद भी जंग रोकनी होगी। ये देखिए, इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा एक मामला ये फंस गया कि उसको रमजान के बाद भी जंग रोकनी पड़ेगी। तो ये जो देखिए एक चारों तरफ से जो घेराव, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, लोग मान नहीं रहे थे जब हमने अमरीश मिश्रा स्पीक्स में फिलिस्तीन के मुद्दों पे बोलना शुरू किया था। ये आपने ट्विटर हैंडल @misra_अमरीश, अच्छा लोगों ने पूछा था कि आपका ट्विटर हैंडल, तो वो @misra_अमरीश है और MISRA_AMARESH। मैं अगले 1-2 वीडियो में मैं उसको डाल भी दूंगा। अभी मैं बाहर हूँ, एक्चुअली इलाहाबाद में हूँ, यहाँ पर वो फैसिलिटीज एडिटिंग की उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए आपको मैं फिर से बता दूं कि देखिए जो पूरा माहौल बना है, यमन ने आज डिक्लेयर किया कि पिछले 72 घंटों में 6 हमले किए हैं। उसमें 4 कमर्शियल शिप्स को मारा है अमेरिका और ब्रिटेन की, और 2 वॉरशिप्स को मारा है अमेरिका की। 4 उन्होंने कमर्शियल शिप्स मारी है और 2 अमेरिका की उन्होंने वॉरशिप्स मारी है। उसके पहले हम आपको बता चुके हैं आइजनहावर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉरशिप रेड सी में अमेरिका की है, उस पर भी यमन हमला कर चुका है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब आप देखिए कि यमन हमलावर है, हिजबुल्लाह ने अपना ऑपरेशन स्टेप अप कर दिया है। वेस्ट बैंक गाजा में पूरा इनिशिएटिव फिलिस्तीन के पास आ गया है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के पास आ गया है, उनके फेवर में चीजें चली गई हैं। तो ऐसी पूरी स्थिति में अगर इजराइल घिर गया है ना, सीधी बात है, इसको और कोई इससे निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता। तो आप सब लोगों को मैं मानता हूं कि आप सब लोग कहीं ना कहीं एक अपने उसमें एक वेट रखते हैं, जो भी इसको सुन रहे हैं, और आप लोग इस चीज को जब आर्ग्यू करेंगे, चाहे किसी से भी आर्ग्यू करेंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। आप फिर से देखिए, अब इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए। ये देखिए समान चीजें नहीं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और इसको हम पूरी तरह से हमने थोड़ा सा राउंड अप आपको आज की घटनाओं का भी दिया, स्पेशली जो कल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास होने के बाद जो घटनाएं घटी और अभी तक जो लगातार जारी हैं। हम कोशिश करेंगे कल से, देखिए बार बार मैं कहता हूं लेकिन वो हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल से हम कम 2 वीडियो
एक 3 बजे करीब और एक वही 8 से 9 के बीच में आपको हम आपके बीच लाएं और उसमें हम और विस्तृत बातचीत कर सकें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।